हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक प्लांट हार्मोन, जो कि यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन टाइम। ऐसा क्यों है? क्योंकि फाइटो हार्मोन के बारे में अभी हमने थोड़ा पढ़ लिया है, हालांकि डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हमने रिवीजन सीरीज के अंदर पढ़ लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं अगर देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है रिवीजन सीरीज में सारे वहीं से आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन अलग भी हैं। अगर आपने टॉपिक पहले से किया हुआ है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन आसान होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और कहां से आया है? ये जिब्रेलिक एसिड से आया है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिब्रेलिक एसिड यानी जीए सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन। यहाँ पर आपको जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो किसके रिगार्ड में है? जिब्रेलिक एसिड का जो सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके रिगार्ड में दिया है। और आपको बताना क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट। इन सभी में से सारी सही स्टेटमेंट कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे पहले आपको ये लाइन ही रीड करनी होगी ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। कई बार यहाँ पर इनकरेक्ट भी देके रखता है और ध्यान ना जाने की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको जैसे ही क्वेश्चन रीड किया आपने तुरंत आपको ये लाइन पढ़नी है कि यहाँ पर करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, और उसके बाद फिर अपने स्टेटमेंट रीड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सबसे पहले लिखा है डेला प्रोटीन नेगेटिवली रेगुलेट द जीए सिग्नलिंग। आपको याद है रिवीजन सीरीज के अंदर ये बात तो मैंने बताई है कि जीए का जो नेगेटिव रेगुलेटर है यानी रिप्रेसर है वो कौन है? डेला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है कि जो डेला प्रोटीन है वो जीए सिग्नलिंग का नेगेटिव रेगुलेटर है, तो ए स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। अब देखो ए सही करते ही हम सेकंड को भी कट कर सकते हैं, थर्ड को भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ए नहीं दिया हुआ है। अब या तो बी हमें देखना है या तो डी हमें देखना है, लेकिन यहां मैं आपको सारे दिखाऊंगी, सारे समझाऊंगी। ये मैं एग्जाम के लिए आपको बता रही हूं। इसके बाद देखिए बी में लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ द जीए रिसेप्टर इज मीडिएटेड बाय द डेला प्रोटीन, यानी कि जीए रिसेप्टर जो है उसका डिग्रेडेशन होगा और कौन करवाएगा? डेला प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। अच्छा गलत क्यों है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सिग्नलिंग पाथवे है, जीए का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। सबसे पहले क्या होता है? जीआईडी। बताइए जीआईडी क्या है? मैंने समझाया है आपको जीआईडी क्या है? रिसेप्टर ऑफ द जिब्रेलिक एसिड है। तो ये रिसेप्टर है और ये क्या है? जीए है, यानी कि हार्मोन है। तो जैसे ही ये आता है ये अटैच करेगा अपने रिसेप्टर से। जैसे ही रिसेप्टर से ये बाइंड कर लेता है तो देखो यहां पर वो जीन है जिसको जीए को ऑन करना है, ठीक है। तो यहां पर डेला प्रेजेंट है, डेला यहां पर प्रेजेंट है। अब डेला क्या करता है? इसको रोक के रखता है, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता, रोक के रखता है। लेकिन अब जीए आ गया है और जीए ने कहा है देखो मैं आ गया हूं, मुझे मेरा काम करने दो। डेला बोलता है क्यों करने दे? अब जीए बोलता है ठीक है मैं तेरे को अभी मुझे चखाता हूं, मैं अपना काम खुद करके रहूंगा। तो ये क्या करता है? जीआईडी से बाइंड करता है और जीआईडी से बाइंड करने के बाद ये जो डेला है इसका जो एफिशिएंसी है इससे बाइंड करने का जीआईडी से वो इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से ये डेला इसको जीन को छोड़कर यहां बाइंड हो जाता है और यहां जैसे ही ये बाइंड हुआ वहां आता है 26 प्रोटीजोमल मशीन। 26 प्रोटीजोमल मशीन आती है और ये डेला पर बहुत सारे फैक्टर को ऐड कर देती है जिनको बोलते हैं यूबिक्विटिन। अब जैसे ही ये ऐड होता है यहां पर इसको डिग्रेड कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। अब जैसे ही डेला का डिग्रेडेशन हुआ तो यहां पर ये जीन जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसने बंद कर रखा था, इसको रोक रखा था। लेकिन जैसे डेला यहां से निकला ये फ्री हो जाता है और फ्री होने के बाद ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो जो टेबल मैंने आपको करवाई थी उससे कितनी चीजें मैच होती हैं? सबसे पहले कि जीआईडी क्या है? उसका रिसेप्टर है। और दूसरा मैंने बताया था कि इसका सिग्नलिंग पाथवे है, किस चीज से चलता है? 26 प्रोटीजोमल पाथवे से चलता है। तो यहां पर ये पाथवे इस तरीके से हेल्प करता है। तो देखो क्या जीआईडी का डिग्रेडेशन हुआ है? नहीं, जीआईडी का डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में कहा है कि जीआईडी का डिग्रेडेशन होता है, वो भी कौन करवाता है? डेला। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, यानी बी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब बी गलत है तो आप इसको भी कट कर सकते हैं, आप अपने आंसर पर आ गए हैं। ओके सी की बात कर लेते हैं। यूबिक्विटिनेशन एंड सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ जीआईडी, यानी कि डेला प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है जीआईडी के, यानी कि जीआईडी का कोई रोल नहीं है डेला के डिग्रेडेशन में। कैसा है?
ऐसा नहीं है, अभी हम देख के आए हैं कि GID के कारण ही डेला का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत दिया हुआ है। आगे लिखा है डी, GA बाइंडिंग टू GID1 प्रोमोट बाइंडिंग ऑफ GID टू द डेला प्रोटीन। ये बात मैंने आपको बताई है कि जैसे ही GA से GID बाइंड कर लेता है, उसके बाद डेला प्रोटीन की जो एफिशिएंसी है इससे बाइंड करने की वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो GID तो पहले भी प्रेजेंट था और डेला पहले भी प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि GA के आने के बाद ही डेला ने इससे बाइंड किया है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही GA इससे बाइंड करता है, जिब्रेलिक एसिड इससे बाइंड करता है, तो डेला की जो एफिशिएंसी है इससे बाइंड करने की GID से वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे वो यहाँ बाइंड करता है फिर उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ए सही है, डी सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जून 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा है द प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन आर अ ग्रुप ऑफ। ये जो प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन है यानी जिब्रेलिक एसिड है, ये कौन से ग्रुप का होता है? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। जिब्रेलिक एसिड आर डाइटर्पिन्स प्लांट हार्मोन दैट आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द जिरेनाइल डाइफॉस्फेट। ये भी मैंने आपको बताया था इस टेबल के अंदर। किसका प्रिकर्सर क्या है? GGPP। इसका मतलब जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट या फिर इसको जिरेनाइल डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं, जो कि क्या है? C20 प्रिकर्सर ऑफ द डाइटर्पिनॉइड्स, ठीक है। देखो जो टर्पिन है, टर्पिन का मतलब क्या होता है? 10 कार्बन, और डाइटर्पिन का मतलब क्या होगा? अगेन 10 कार्बन यानी 20 कार्बन। तो इससे बनता है जिब्रेलिक एसिड। तो ये कौन से प्लांट ग्रुप में आएगा? ये ग्रुप में आएगा डाइटर्पिन्स के, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ओके, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये भी जून 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, यानी जो लास्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया है जिब्रेलिक एसिड से, और शिफ्ट 2 के अंदर एक क्वेश्चन हमने देख लिया है, सेकंड क्वेश्चन ये है। और देखो ये भी जिब्रेलिक एसिड से ही आया है। लिखा क्या है? फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द जिब्रेलिक बायोसिंथेसिस इन प्लांट एंड द फंजाई। यानी जो फंजाई होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ये जो GA है कैसे फॉर्म होता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, ये आपको बताना है। और पूछा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से सही कौन कौन सा है? फर्स्ट में लिखा है 2 सेपरेट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द एंट कोरिन फ्रॉम द GGDP इन प्लांट्स। मतलब GGDP क्या है? अभी हम देख के आए हैं जिरेनाइल डाइफॉस्फेट। यहां से जिब्रेलिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए 2 सेपरेट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब कि एंट कोरिन से, एक मिनट रुकिए, 2 सेपरेट एंजाइम आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एंट कोरिन फ्रॉम, ओके, इसमें लिखा है कि जो GGDP है, यहां से पहले फॉर्म होता है एंट कोरिन। तो इस एंट कोरिन की फॉर्मेशन कहां से? GGDP से। उसके लिए सेपरेटली 2 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्लांट्स के अंदर अगर हमें बनाना है GGDP से एंट कोरिन, ठीक है, ये क्या है? IPP है, और ये है GGPP, यानी कि जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, या फिर इसको GGDP भी बोलते हैं, यानी जिरेनाइल डाइफॉस्फेट। तो यहां से अब ये बना है एंट कोरिन। देखो 2 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक है CPS और एक है KS। CPS का फुल फॉर्म होता है एंट कोपिलाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज, और KS का मतलब होता है एंट कोरिन सिंथेज। तो 2 एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है एंट कोरिन की फॉर्मेशन के लिए इन प्लांट। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा। बी में लिखा है ओनली अ सिंगल बाई फंक्शनल एंजाइम कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंट कोरिन फ्रॉम द GGDP इन फंजाई। मतलब प्लांट के अंदर तो हमने देखा कि अगर हमें एंट कोरिन बनाना है तो सेपरेटली 2 एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हुई है, लेकिन फंजाई के अंदर ये सेम प्रोसेस एक ही एंजाइम से हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फंगस के अंदर ओनली अ सिंगल बाई फंक्शनल एंजाइम कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ एंट कोरिन फ्रॉम द GGDP, ठीक है। तो मतलब बी स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो देखो ए सही है, ए इसमें नहीं दिया है तो इसको कट कर सकते हैं, बाकी सभी में ए है, और बी सही है और बी इसमें नहीं दिया है तो ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा है ए और बी। सी में लिखा है GA बायोसिंथेसिस जीन आर मोस्टली क्लस्टर्ड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम इन द फंजाई। फंजाई के अंदर ऐसे जीन जो कि GA को बनाते हैं वो सभी एक ही क्रोमोसोम पर क्लस्टर्ड होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि GA बायोसिंथेसिस जीन आर मोस्टली क्लस्टर्ड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम इन फंजाई, ठीक है।
तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है। डी में लिखा है जीए बायोसिंथेसिस जीन आर रैंडमली लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन फंजाई, ये बात गलत है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जीए को फॉर्म करने वाले जीन है वो रैंडमली कहीं पर भी बाइंड होते हैं क्रोमोसोम में, ऐसा नहीं है, वो क्लस्टर्ड की फॉर्म में होते हैं। देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये कहता है कि क्लस्टर्ड यानी सारे एक जगह है, और ये कहता है कि रैंडमली प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, तो डी हो जाएगा गलत। तो डी गलत है तो ये भी कट जाएगा, यानी हमारे पास सही आंसर आया है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा ठीक है, अब बात आ गई है जून 2021 शिफ्ट 1 की। ठीक है, इसमें लिखा है द फाइटोहॉर्मोन इथिलीन, मिथाइल जैस्मोनेट एंड सैलिसिलिक एसिड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट डिफेंस। जो इथिलीन है, जैस्मोनिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, ये कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि प्लांट के डिफेंस में हेल्प करते हैं। The following statement were made regarding induction of the defense in PDF 1.2 and pathogenesis related protein यानी PR1। तो इन सभी का जो रिलेशन है वो इनके साथ में है, PDF 1.2 एंड PR1। मतलब कोई PDF 1.2 को बनाता है, कोई PR1 को बनाता है डिफेंस करने के लिए। तो इसके रिगार्ड में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बताना है कि चारों में से सही कौन सा है। चलिए मैं पहले इसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो प्लांट डिफेंसिन 1.2 जिसको PDF 1.2 भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्लांट डिफेंसिन 1.2, जो इनकोड एंड इथिलीन एंड जैस्मोनेट रिस्पॉन्सिव प्लांट डिफेंसिन। मतलब कि जो इथिलीन है और जो जैस्मोनिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं PDF 1.2 के लिए। यहीं पर अगर बात करें पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जो है यानी PR1 जो है, दिस प्रोटीन इज एक्टिवेट्स बाय द सैलिसिलिक एसिड। ये जो प्रोटीन है ये किससे एक्टिवेट होता है, सैलिसिलिक एसिड से एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों ही प्रोटीन जो है डिफेंस में हेल्प करते हैं, और उनको एक्टिवेट कौन करता है ये हमने देख लिया है। PR1 को एक्टिवेट करता है सैलिसिलिक एसिड, जबकि PDF 1.2 को एक्टिवेट करता है इथिलीन एंड जैस्मोनिक एसिड। ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर लिखा है कि जो PDF 1.2 है उसको कौन एक्टिवेट करता है, इथिलीन और मिथाइल जैस्मोनेट। बिल्कुल अभी हम देख के भी आए हैं, तो ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा हमारा सही। बी में लिखा है इथिलीन और जैस्मोनिक एसिड जो है वो एक्टिवेट करते हैं PR1 को। ये गलत है। गलत क्यों है, अभी हमने देखा है कि केवल सैलिसिलिक एसिड जो है वो एक्टिवेट करता है PR1 को, ना कि इथिलीन और मिथाइल जैस्मोनिक एसिड। तो ये हो जाएगा गलत। एक बार मैच कर लेते हैं। देखो ए सही है, बी गलत है। बी गलत है तो इसमें भी बी दिया है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ए सही है, ए इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा। ए और डी हमारा सही आंसर आ गया है। सी में लिखा है कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्टिवेट करता है PDF 1.2 को नहीं, इसको एक्टिवेट कौन करता है, इथिलीन एंड जैस्मोनिक एसिड। तो ये भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है कि जो सैलिसिलिक एसिड है वो एक्टिवेट करता है PR1 को। तो ये स्टेटमेंट सही, यानी ए सही है, डी सही है, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं, ये जून 2021 शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। लिखा है रिसर्चर हैज ऑब्टेन एन अराबिडोप्सिस म्यूटेंट डिफेक्टिव इन स्ट्रिगोलेक्टोन SLS अ नोवेल प्लांट हार्मोन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द म्यूटेंट फिनोटाइप। एक रिसर्चर है, उन्होंने एक प्लांट को डिस्कवर किया जिसके अंदर स्ट्रिगोलेक्टोन हार्मोन नहीं है या फिर वो काम नहीं कर पाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, म्यूटेंट प्लांट कहेंगे। तो फिर आपसे पूछा है कि उस म्यूटेंट प्लांट के अंदर जिसके अंदर स्ट्रिगोलेक्टोन, जिसको मैं SL बोल देती हूँ, स्ट्रिगोलेक्टोन काम नहीं कर रहा है, उसमें उसका फिनोटाइप क्या होगा ये आपसे पूछा है। और फिर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन सी सही है आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देती हूँ। तो ये है नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल इन द सेंस जिसके अंदर SL स्ट्रिगोलेक्टोन आराम से काम कर रहा है, और ये है म्यूटेंट प्लांट जिसके अंदर SL क्या है, प्रेजेंट नहीं है, या फिर प्रेजेंट है तो वो काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल प्लांट है तो यहाँ पर SL इनहिबिट करता है साइटोकाइनिन को। SL क्या करता है, साइटोकाइनिन को इनहिबिट करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, ये इन्हांस करता है ब्रांचिंग, यानी कि शूट ब्रांचिंग जो होती है उसको ये साइटोकाइनिन इन्हांस करता है। अब जिस प्लांट के अंदर SL प्रेजेंट है वो साइटोकाइनिन को काम नहीं करने देगा। अगर साइटोकाइनिन काम नहीं करेगा तो वहां पर जो ब्रांचिंग है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल प्लांट के अंदर जो शूट ब्रांचिंग होती है वो इनहिबिट हो जाती है, लेकिन म्यूटेंट प्लांट के अंदर जो शूट ब्रांचिंग है वो इनहेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनिन को इनहिबिट नहीं किया है SL ने। ठीक है, ओके, एक बार इसको मैच कर लेते हैं हम।
तो लिखा है फर्स्ट में जो शूट ब्रांचिंग है गेट इनहांस इन द म्यूटेंट प्लांट, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ए हमारा सही है, और ए अगर सही है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इनमें ए दिया हुआ नहीं है। बी में लिखा है, चलिए पहले मैं बता देती हूँ। सेकंड क्या है, सेकंड फंक्शन क्या होता है एसएल का? प्रोमोट द सिम्बायोसिस विद अर्बिस्कुलर माइकोरेजल फंजाई एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी जिस प्लांट के अंदर एसएल प्रेजेंट है, अगर वो प्लांट किसी और के साथ में सिम्बायोसिस एसोसिएशन करना चाहता है, यानी कि एएमएफ के साथ में या फिर बैक्टीरिया के साथ में, तो ये हेल्प करता है, इन्हांस करता है उस चीज को। लेकिन अगर प्लांट में ये नहीं है तो वहां पर सिम्बायोसिस जो एसोसिएशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ पर बी में क्या लिखा है, हाइफल ब्रांचिंग ऑफ द अर्बिस्कुलर माइकोरेजल फंजाई गेट इनहांस ड्यूरिंग द कोलोनाइजेशन इन द म्यूटेंट प्लांट, यानी म्यूटेंट प्लांट के अंदर ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, यानी अपना जो इनहांस हो पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इनको ग्रो करने में हेल्प करता है एसएल, और म्यूटेंट प्लांट के अंदर एसएल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी गलत है, मतलब बी गलत है तो ये भी गलत है, ठीक है। सी में लिखा है, देखिए शूट ब्रांचिंग गेट्स इनहिबिटेड इन द म्यूटेंट प्लांट। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो म्यूटेंट प्लांट है उसमें शूट की ब्रांचिंग इनहैंस होती है, ना कि इनहिबिट होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, डी में लिखा है, पहले मैं बताऊंगी फिर पहले मैं ये बताऊंगी फिर वो बताऊंगी। अगर नॉर्मल प्लांट है जिसमें कि एसएल प्रेजेंट होता है वहां पर क्या होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा ऑफ द पैरासिटिक प्लांट, यानी उस प्लांट के आसपास जो पैरासिटिक प्लांट है उनका जो सीड है उसके जर्मिनेशन में भी ये हार्मोन हेल्प करता है। अब अगर ये नहीं होगा तो वहां पर नो सीड जर्मिनेशन ऑफ द पैरासिटिक प्लांट, जो भी उसके आसपास पैरासिटिक प्लांट है उनके सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करवाता कौन है, एसएल, और वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा जो जर्मिनेशन है ऑफ सीड ऑफ पैरासिटिक प्लांट इज प्रिवेंटेड नियर द म्यूटेंट प्लांट, यानी ये बात सही है। तो ए सही है, डी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जून 2021 शिफ्ट 2 का आ गया है। अब लिखा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सीड मैचुरेशन। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं सीड मैचुरेशन के रिगार्ड में, और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, सही पूछा हुआ है। ए में लिखा है सीड मैचुरेशन इन्वॉल्व मेनली द एक्यूमुलेशन ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सीड के मैचुरेशन के टाइम पर कुछ चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि लिपिड है, जैसे कि प्रोटीन है, ताकि जब मैचुरेशन होगा तो वो चीजें हेल्प कर सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है कि किसी भी सीड के मैचुरेशन के लिए जो प्रोडक्ट स्टोर होते हैं उसमें क्या है, स्टार्च है, लिपिड्स हैं और प्रोटीन है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाएगा सही। ए क्या है, सही है। अब देखो ए अगर सही है तो ए इसमें नहीं दिया है, ये भी कट जाएगा, ए इसमें नहीं दिया है तो ये भी कट जाएगा। इसके बाद है ए और सी, ए और सी यानी कि सी स्टेटमेंट भी सही है, केवल हमें बी पढ़ना है। ये एग्जाम के लिए है, यहाँ मैं सब बता दूंगी आपको, लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करना है तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके, बी में लिखा है अ लार्ज नंबर ऑफ चैपेरोन्स इंक्लूडिंग द फैमिली ऑफ लेट एम्ब्रियो अबंडेंट, जिसको लिया प्रोटीन्स बोलते हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेसिकेशन प्रोसेस ऑफ द सीड। मतलब कि देखो सीड अगर डेसिकेशन प्रोसेस में है, यानी पानी की वहां पर कमी है, तो उस टाइम पर वो सिचुएशन को ओवरकम कर सके, उसमें एडजस्ट कर सके, अडेप्ट कर सके, इसके लिए वहां कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं लिया प्रोटीन। और यहाँ पर दिया भी ऐसा ही है कि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि लिया फैमिली से आते हैं और प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन द डेसिकेशन प्रोसेस ऑफ द सीड, यानी बी स्टेटमेंट हमारा सही है। और बी भी अगर सही है तो ये कट जाएगा, हम अपने आंसर पर तो आ ही गए हैं। सी में लिखा है मॉइस्चर कंटेंट गेट रिड्यूस विद द मैचुरेशन ऑफ द सीड, यानी कि सीड जब मैच्योर हो रहा होता है उस टाइम पर जो उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो शायद मैंने लिखा भी होगा इधर, ठीक है, इसके बारे में देख लो। ये जो लिया प्रोटीन है जिनको हम डिहाइड्रिन प्रोटीन भी बोलते हैं, फॉर्म बाय एबीए एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेसिकेशन प्रोसेस ऑफ द सीड, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही है कि जो मॉइस्चर का कंटेंट है गेट रिड्यूस विद द मैचुरेशन सीड, जैसे ही सीड का मैचुरेशन होता है उस टाइम पर उसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी सी स्टेटमेंट सही है। डी में क्या लिखा है एबीए एंड जिब्रेलिन बोथ प्रमोट द सीड डोर्मेंसी, क्या ये दोनों सीड डोर्मेंसी को प्रमोट करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे के लिए अपोजिट होता है। यहाँ पर जो एबीए है ये सीड की डोर्मेंसी को प्रमोट करता है, जबकि जीए क्या करता है, ब्रेक करता है सीड की डोर्मेंसी को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, डी क्या है, गलत है। तो सही कौन कौन सा है, ए सही है, बी सही है और सी सही है, यानी ए बी सी
फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 1 का। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज कैरेक्टर ऑफ एंड इज कंजर्व इन द रिस्पॉन्स रेगुलेटर ऑफ प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस प्लांट हार्मोन का जो सिग्नलिंग पाथवे है वो प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम में आता है। मैंने ये पढ़ा दिया है रिवीजन सीरीज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि जो प्लांट 2 कंपोनेंट सिस्टम है उसके अंदर जो रिस्पॉन्स रेगुलेटर होता है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है एज अ कंजर्व, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं ये है सेंसर हिस्टिडाइन काइनेज और ये है रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर के अंदर जो अमाइनो एसिड कंजर्व रहता है वो है डी अमाइनो एसिड। डी का मतलब है एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड। तो यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 1 का। लिखा है प्लांट ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर नेमली TIR1, GID1, COI1, PYL1 were knocked out independently in Arabidopsis plant. The resultant plant are named TIR1, GID1, COI1, PIL1. Which one of the following statement regarding the above Arabidopsis plant is correct? ये सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि कौन से हार्मोन का कौन सा रिसेप्टर होता है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है उनको नॉकआउट कर दिया है, मतलब ये अब सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी आपको प्लांट मिला है इनके नॉकआउट के बाद इनकी ये नेमिंग रखी गई है। अब आपसे पूछा है कि इन चारों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो GID1 है वो जिब्रेलिक एसिड का रिसेप्टर है, जो TIR1 है ये ऑक्सिन का रिसेप्टर है, जो COI1 है ये जस्मोनिक एसिड का रिसेप्टर है, और जो PIL1 है ये ABA का रिसेप्टर है। ठीक है, अब देखो लिखा क्या है, फर्स्ट में बोला है TIR1 यानी कि वो प्लांट जिसके पास TIR1 रिसेप्टर नहीं है वो डिफेक्टिव होगा इन द ABA सिग्नलिंग, जबकि CIO1 प्लांट जो है वो डिफेक्टिव होगा जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे में। अब देखिए अगर किसी प्लांट से हमने GID को हटाया है तो उसका नाम पड़ा है GID1, तो उसके अंदर कौन सा सिग्नलिंग पाथवे डिफेक्टिव होगा? GA का, क्योंकि रिसेप्टर किसका है? GA का है। अगर TIR1 में हमने नॉकआउट किया है TIR1 को तो वहां पर जो ऑक्सिन की सिग्नलिंग है उसमें डिफेक्ट होगा। अगर COI1 को नॉकआउट किया है तो वहां पर GA की जो सिग्नलिंग पाथवे है उसमें डिफेक्शन होगा, और अगर PIL1 को हमने नॉकआउट किया है तो वहां पर जो ABA सिग्नलिंग पाथवे है उसमें डिफेक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको फिर एक बार मैच कर लेते हैं। TIR1 किसका रिसेप्टर है? ऑक्सिन का, तो वहां पर ABA सिग्नलिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी में लिखा है कि जो GID1 है अगर इसका रिसेप्टर का मतलब कि नॉकआउट हुआ है तो वहां पर डिफेक्टिव होगा ऑक्सिन का सिग्नलिंग, ये बात भी गलत है क्योंकि ये रिसेप्टर किसका है? ये रिसेप्टर है जिब्रेलिक एसिड का, तो वहां पर कौन सा पाथवे डिफेक्ट होना चाहिए? जिब्रेलिक एसिड वाला, लेकिन इसमें दिया हुआ है ऑक्सिन, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड में लिखा है जो COI1 है इज डिफेक्टिव इन द GA सिग्नलिंग, जबकि PIL1 इज डिफेक्टिव इन द ABA सिग्नलिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है क्योंकि ये रिसेप्टर जो है PYL ये ABA का है और ये जो COI है ये JA का है। तो फोर्थ में क्या दिया है? TIR1 इज डिफेक्टिव इन जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे, जबकि GID ऑक्सिन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है सही कौन सा है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हो गया है जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। लिखा है द NPR1 यानी कि नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजेनेसिस related gene 1 and 2 SA receptor NPR3 and NPR4 are known to play important role in the SA mediated plant defense. The following statements were made regarding their role in infected and non-infected tissues of the plant. ये क्वेश्चन आया है SA के सिग्नलिंग पाथवे से। ऐसे क्या है? ऐसे एक फाइटो हार्मोन है जो कि प्लांट में डिफेंस में हेल्प करता है, यानी कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस अगर आ जाता है तो उनसे लड़ने में हेल्प करता है। अब आपको यहाँ बताना है कि जो इन्फेक्टेड सेल है और जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उन पर क्या इफेक्ट होगा ऐसे का। और आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखी है। पूछा है कि चारों में से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट, यानी कि इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो इन्फेक्टेड सेल है और जो नॉन इन्फेक्टेड है, क्या डिफरेंस है? इन्फेक्टेड का मतलब है कि वहां पर मानो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है तो बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया है, जबकि नॉन इन्फेक्टेड क्या है? जिसमें अभी तक बैक्टीरिया ने अपना इन्फेक्शन कोज नहीं किया है।
ठीक है। अब प्लांट के अंदर क्या होता है कि जिस सेल में भी इन्फेक्शन हो गया है उसको बचाने की कोशिश नहीं की जाती है, जबकि उसकी डेथ कर दी जाती है, ताकि उसकी वजह से किसी और सेल में इन्फेक्शन ना हो जाए। और जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको डिफेंस किया जाता है, उसको बचाया जाता है कि जो इन्फेक्शन अभी हो रखा है प्लांट के अंदर वो इस सेल में ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हेल्प कौन करता है? एसए, यानी जो सिग्नलिंग पाथवे एसए का है वो हेल्प करता है डिफेंस में। चलिए इसके बारे में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो NPR1 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर जो NPR1 दिया हुआ है ये क्या है? एक्टिवेट एसए रिस्पॉन्सिव जीन इन्वॉल्व इन द डिफेंस, यानी जो एसए है, जो सैलिसाइलिक एसिड है, उसके जीन को एक्सप्रेस होने में ये फैक्टर हेल्प करता है। यहाँ पर जो इन्फेक्टेड सेल हैं अंडरगोज सेल डेथ, यानी कि ऐसे सेल जिनमें इन्फेक्शन हो गया है उसकी डेथ करवा दी जाती है। और फिर वहां पर होता क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ NPR1। देखो NPR1 क्या करता है? एसए को एक्टिवेट करता है, और एसए का काम है डिफेंस करना। क्या हमें इस सेल को डिफेंस करना है? नहीं, मैंने आपको अभी बताया है जो इन्फेक्टेड सेल है उसको डिफेंस नहीं करना है, उसकी डेथ करनी है। तो वहां पर जो NPR1 है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा तो ऐसे फॉर्म होगा, ऐसे अगर वहां पर फॉर्म होगा तो वो डिफेंस कोज करेगा, और डिफेंस हमें नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से आप याद रखेंगे। सेकेंड, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसको डिफेंस दिया जाता है, और डिफेंस दिया जाता है तो मतलब वहां पर हमें NPR1 का जो डिग्रेडेशन होता है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, यानी रोकना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे उस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर NPR1 की फॉर्मेशन हो, ताकि सैलिसाइलिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो, ताकि वह डिफेंस हो सके। ठीक है, तो जो 2 ऐसे रिसेप्टर होते हैं NPR3, अच्छा ठीक है इसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले इन दोनों बातों को हम मैच कर लेते हैं कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर NPR1 को डिग्रेड किया जाएगा, और जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर NPR1 का जो डिग्रेडेशन है उसको ब्लॉक किया जाएगा, यानी नहीं किया जाएगा डिग्रेडेशन। ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट में लिखा है इन द इन्फेक्टेड टिश्यूज, यानी ऐसा सेल जिसमें इन्फेक्शन हो रखा है, ऐसे बाइंड टू NPR3 एंड इंड्यूस द डिग्रेडेशन ऑफ द NPR1 टू प्रोमोट द सेल डेथ। ये वाला फैक्टर जो है इसको अभी होल्ड पे रखिए, मैं समझाऊंगी अभी आपको। ठीक है, बस अभी हमने जितना पढ़ा है उसको एक बार इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं। तो जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसके अंदर डिग्रेडेशन किया जाता है NPR1 का, ताकि वहां पर सेल का डेथ हो सके। तो बिल्कुल सही बात है, हमने ऐसे ही किया है। बी में लिखा है इन द इन्फेक्टेड टिश्यूज ऐसे बाइंड टू NPR4 एंड ब्लॉक द डिग्रेडेशन ऑफ द NPR2 टू प्रोमोट द सेल डेथ। सबसे पहली बात तो जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसकी सेल डेथ हमें करवानी है, लेकिन NPR1 के डिग्रेडेशन को ब्लॉक करके हम उसकी सेल डेथ नहीं करवा सकते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी में लिखा है इन द नॉन इन्फेक्टेड टिश्यूज, ये जो ऐसे है ये बाइंड करता है NPR4 से और ब्लॉक कर देता है डिग्रेडेशन ऑफ द NPR1 टू फेवर द सेल सर्वाइवल। बिल्कुल सही बात है कि जो नॉन इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं उसके अंदर जो NPR1 है उसके डिग्रेडेशन को ब्लॉक किया जाता है, ताकि वहां पर सेल का सर्वाइवल हो सके। ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ में लिखा है इन द नॉन इन्फेक्टेड टिश्यूज ऐसे बाइंड करता है NPR3 से और प्रोमोट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द NPR1 टू फेवर द सेल सर्वाइवल। नॉन इन्फेक्टेड टिश्यूज को हमें सर्वाइव तो करवाना है, लेकिन अगर हम NPR1 का डिग्रेडेशन करवा देंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा ए सही है और सी सही है, यानी ए और सी किसमें दिया है? हमें दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो ये सब कट जाएंगे, हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब ये जो फैक्टर था यहाँ पर कि ऐसे किससे बाइंड करता है, आपको बताया ना कि 2 रिसेप्टर होते हैं NPR3 NPR4, तो ऐसे किससे बाइंड करता है? NPR3 से, NPR4 से, NPR4 से, NPR3 से। ये भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसका क्या फंडा है। अब देखो 2 टाइप के सेल होते हैं, इन्फेक्टेड सेल और नॉन इन्फेक्टेड सेल। डिफरेंस क्या है? इसमें इन्फेक्शन हो गया है, इसमें अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो बनाया है मैंने, ये क्या है? ये ऐसे हैं, यानी कि सैलिसाइलिक एसिड है, ये मतलब ये प्लांट हार्मोन है। तो यहाँ पर 2 रिसेप्टर होते हैं NPR3 और NPR1 और NPR4। NPR1 क्या है? ये NPR1 है, और 2 रिसेप्टर हैं NPR3 NPR4। तो यहाँ पर जो 2 ऐसे के रिसेप्टर होते हैं NPR3 और NPR4, बोथ हैव पावर टू डिग्रेड, मतलब किसी और फैक्टर को अगर डिग्रेड करवाना है तो इन दोनों के पास पावर होती है कि वो डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन क्या है कि NPR3 रिसेप्टर जो है जब वो ऐसे से बाइंड कर लेता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और तब डिग्रेड करता है। यहीं पर अगर बात की जाए NPR4 की, NPR4 से अगर ऐसे बाइंड कर लेता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, डिग्रेड नहीं कर पाता है।
यानी कि NPR3 ऐसे के साथ में बाइंड होकर डिग्रेड करता है, जबकि NPR4 अकेला चीजों को डिग्रेड करता है। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हम इन चीजों को समझेंगे। ये जो NPR3 है, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होता है इसके पास एसए ज्यादा होगा, एसए ज्यादा होगा तो वो दोनों से बाइंड कर लेता है, NPR3 से भी और NPR4 से भी। अब NPR3 से जब बाइंड हुआ ये तो हो गया एक्टिव, लेकिन ये इनएक्टिव हो गया, तो ये इनएक्टिव हो गया तो इसको तो हम कट कर देते हैं। अब ये एक्टिव हो गया है तो ये किसको डिग्रेड करता है, ये डिग्रेड करता है NPR1 को। अब NPR1 क्या था, NPR1 एसए को एक्टिवेट करने वाला फैक्टर था, तो वहां पर जब इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा तो कोई भी डिफेंस नहीं होगा और वहां सेल की डेथ हो जाएगी। और हम चाहते भी यही है कि जो इन्फेक्टेड सेल है उसका सेल डेथ हो जाए। तो कैसे हुआ है सेल डेथ, इसके डिग्रेडेशन से हुआ है, लेकिन इसको डिग्रेड किसने किया है, NPR3 ने, जब वो सैलिसाइलिक एसिड से बाइंड कर लेता है। ठीक है, चलिए देखो इसको मैच कर लेते हैं। इन द इन्फेक्टेड टिश्यू जो ऐसे है वो बाइंड करता है NPR3 से, हाँ बिल्कुल करता है, और इंड्यूस करता है डिग्रेडेशन ऑफ द NPR1 टू प्रमोट द सेल डेथ। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसके पास एसए का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। अब एसए का अमाउंट वहां पर कम है तो ये एसए सभी NPR3 से बाइंड नहीं कर पाता है और ना ही NPR4 से बाइंड कर पाता है, बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर एसए का है, तो वो NPR3 से बाइंड नहीं कर पाता है और NPR4 से बाइंड कर लेता है। तो NPR3 से बाइंड नहीं किया है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, और NPR4 से बाइंड कर लिया है तो ये भी इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये दोनों इनएक्टिवेट हो गए हैं तो यहाँ पर NPR1 को डिग्रेड करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर एसए का रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी इस सेल का सर्वाइवल होगा, इसको डिफेंस मिलेगा ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए और ये सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है इसने कैसे सर्वाइव किया है, क्योंकि यहाँ पर एसए ने बाइंड किया है NPR4 से। ठीक है, तो देखो एक बार, जो नॉन इन्फेक्टेड टिश्यू है उसके अंदर एसए बाइंड करता है किससे, NPR4 से, जिस वजह से NPR1 के डिग्रेडेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है और सेल सर्वाइव कर पाता है, यानी सी स्टेटमेंट फिर से सही है। तो ए सही है, सी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। दिया है प्रोग्राम सेल डेथ PCD प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बार्ले एल्यूरोन्स। The following statements are made with respect to the involvement of the various phytohormone and signaling molecules. PCD जो होता है यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बार्ले का जो एल्यूरोन होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। अब आपसे पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले आपको बता देती हूँ। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड PCD ऑफ एल्यूरोन लेयर एंड स्क्यूटेलम इज नीडेड, यानी कि जब यहाँ किसी भी सीड का जर्मिनेशन होता है, यानी वो एक नया प्लांट बना रहा होता है, उस दौरान जो एल्यूरोन लेयर होती है और जो स्क्यूटेलम होता है उसका डिग्रेडेशन होना जरूरी है, यानी उसकी प्रोग्राम सेल डेथ होनी जरूरी है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है जब ये डिग्रेड होंगे तभी वो फूड पार्टिकल वहां से निकलेगा और सीड के मैचुरेशन में या फिर सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ सीड में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन में, जबकि डोरमेंसी ऑफ सीड में कौन हेल्प करता है, ABA। तो यहाँ पर हमने देखा अभी कि जर्मिनेशन के लिए जरूरी है PCD, और जर्मिनेशन करवाता कौन है, जिब्रेलिक एसिड। तो PCD किसने करवाया, जिब्रेलिक एसिड ने ही करवाया। फिर से बता देती हूं, सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है PCD, और सीड का जर्मिनेशन कौन करवाता है, GA। तो PCD भी कौन करवाता है, GA करवाता है। डोरमेंसी ऑफ सीड है, ABA करवाता है, मतलब ये PCD को पोस्टपोन करेगा, क्योंकि ये चाहता है कि सीड का जर्मिनेशन ना हो, और अगर PCD होगा तो सीड का जर्मिनेशन होगा, तो ये PCD को पोस्टपोन कर देता है ABA। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने स्टेटमेंट की। फर्स्ट में लिखा है कि जो GA होता है वो प्रमोट करता है PCD को, बिल्कुल सही बात है, अभी हम देख के आए हैं ऐसा ही होता है। जो एब्सेसिक एसिड है वो पोस्टपोन करता है PCD को, ये भी बिल्कुल सही बात है, हम देख के आए हैं। जो साइक्लिक GMP है, सिग्नलिंग पोस्टपोन PCD, और साथ में लिखा है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, स्क्वेंजर द डिले PCD, यानी कि इन दोनों का कोई रोल नहीं है PCD को लेकर, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। A और B हमारा सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 2 का। दिया है डार्क ग्रोन अरेबिडोप्सिस सीडलिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू इथिलीन गैस शो टिपिकल ट्रिपल रिस्पॉन्स, फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रिपल रिस्पॉन्स।
और आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट, सही कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पर जो इथिलीन होता है, जो इथिलीन प्लांट हार्मोन है, ये शो करता है ट्रिपल रिस्पॉन्स इन द प्लांट। इसमें होता क्या है, शॉर्ट और रिड्यूस हाइपोकोटाइल हो जाती है, यानी कि जो हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, ये जो हाइपोकोटाइल है ये छोटी हो जाती है, मतलब कम छोटी बनती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकंड क्या है, थिकनिंग ऑफ द हाइपोकोटाइल, और ये जो हाइपोकोटाइल है थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। और थर्ड क्या है, टाइटनिंग ऑफ द एपिकल हुक, उनका जो एपिकल हुक होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो टाइटनिंग यानी कि ऐसे इस तरीके से कर्ल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट हाइपोकोटाइल क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा और टाइट हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और कर्ल हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से कर्ल हो जाता है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं, छोटा, मोटा और कर्ल। तो ये ट्रिपल रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी सीडलिंग के, जिसमें कि कौन करता है, इसको इथिलीन करता है। तो देखो यहाँ पर हमें जो दिया है सेकेंड स्टेटमेंट, टाइटनिंग ऑफ द एपिकल हुक इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही बात है कि एपिकल हुक का टाइटनिंग हो जाना एक फीचर है ट्रिपल रिस्पॉन्स का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी में लिखा है इंक्रीज इन द हाइपोकोटाइल लेंथ इज अ फीचर ऑफ ट्रिपल रिस्पॉन्स। हाइपोकोटाइल की लेंथ का इंक्रीज होना ट्रिपल रिस्पॉन्स का एक पार्ट नहीं है, जबकि शॉर्ट हो जाना एक पार्ट है, यानी डी हो जाएगा गलत। तो देखो डी अगर गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप सही आंसर पर आ गए हैं, ए बी सी। अब ये दो पॉइंट है जो कि एक नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना। होता क्या है कि वहां पर अगर डोमिनेंट इथिलीन रिसेप्टर होता है, मतलब कि इथिलीन का जो रिसेप्टर है अगर वहां पर डोमिनेंट म्यूटेंट होता है, यानी म्यूटेशन होता है, तो वहां ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वहां पर इथिलीन प्रेजेंट भी हो। ठीक है, अगर देखो इथिलीन प्रेजेंट है तो मतलब हमें ट्रिपल रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अगर इथिलीन प्रेजेंट है और वहां पर उसके रिसेप्टर का डोमिनेंट म्यूटेशन हो गया है तो हमें वहां पर इथिलीन का जो ट्रिपल रिस्पॉन्स वाला फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी में, अच्छा सी में लिखा है लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मल्टीपल रिसेप्टर विल शो ट्रिपल रिस्पॉन्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ द इथिलीन। मतलब कि अगर इथिलीन है तो ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इथिलीन प्रेजेंट है और फिर भी आपको ट्रिपल रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर उसके रिसेप्टर में डोमिनेंट म्यूटेशन हुआ है। और अगर इथिलीन नहीं है और फिर भी आपको वहां पर ट्रिपल रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है मल्टीपल रिसेप्टर्स का, जिस वजह से ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, चाहे इथिलीन हो या ना हो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए बी सी यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2020 शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है। दिया है रिसर्चर डेवलप्ड अ म्यूटेंट ऑफ अराबिडोप्सिस प्लांट वेयर द फंक्शन ऑफ स्लीपी 1 यानी SLY1 containing the SCF complex has been disrupted. Which one of the following statement is incorrect in the developed mutant in relation to the gibberellic acid signal transduction? यानी कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर ये जो स्लीपी है जिसके पास SCF कॉम्प्लेक्स होता है उसको डिसरप्ट कर दिया गया है, यानी वो फंक्शन नहीं कर रहा है। अब इसके रिगार्ड में जो प्लांट आपको मिला है, यानी वो प्लांट जिसके अंदर SCF काम नहीं करता है, वहां पर GA के रिगार्ड में आपको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि GA का और इस SCF का, GA का और इस SCF का क्या रोल है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो स्लीपी होता है, मैंने आपको बताया भी है कि जो जिब्रेलिक एसिड है उसमें कौन सा पाथवे चलता है, 26 प्रोटीजोमल पाथवे चलता है। किसके लिए, वो जो डेला प्रोटीन है उसको डिग्रेड करने के लिए। तो वहां पर होता क्या है कि डेला के ऊपर बहुत सारे यूबिक्विटिन ऐड किए जाते हैं, तो वो यूबिक्विटिन ऐड करने के लिए ही वहां पर क्या होता है, स्लीपी यानी SLY1 जिसके पास SCF कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। यानी इसका काम होता है किसी भी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन को ऐड कर देना ताकि उसको डिग्रेड किया जा सके। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले ये है GID यानी कि रिसेप्टर ऑफ द जिब्रेलिक एसिड, फिर आ गया है GA। तो जैसे GA आता है GID से बाइंड करता है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जैसे ही GA GID से बाइंड कर लेता है तो ये जो डेला प्रोटीन है जो कि रोक के रखा हुआ है GA के रिस्पॉन्स को या फिर GA के जीन को, उससे इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही इंक्रीज होती है तो डेला यहाँ पर आकर बाइंड कर लेता है। जब डेला यहाँ बाइंड कर लेता है तो एक और फैक्टर आता है जिसका नाम है SCF-SL1, यानी कि देखो ये जो हमने पढ़ा ना SLY1 जिसके पास SCF होता है, ये कॉम्प्लेक्स आता है। ये कॉम्प्लेक्स आने के बाद डेला के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स को ऐड कर देता है जिसको बोलते हैं पॉलीयूबिक्विटिन।
और जैसे ही इसके ऊपर ये बाइंड हो जाता है तो डेला का फिर डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि फर्स्ट में क्या लिखा है, GA विल बाइंड टू GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ यानी GID प्रोटीन। मतलब अगर उस प्लांट के अंदर SCF फैक्टर में म्यूटेशन हुआ है तो वहां पर आराम से GA बाइंड कर लेता है GID से। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि SCF का रोल तो यहां पर आएगा, ये काम तो सारा होगा, मतलब GA का GID से बाइंडिंग भी होगा, डेला से भी बाइंडिंग होगा, बस डेला का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फैक्टर अब नहीं है उस प्लांट के अंदर। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंड में लिखा है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ GA, GID और डेला प्रोटीन विल फॉर्म, बिल्कुल सही बात है, वहां पर GA, GID और डेला का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड में लिखा है द डेला प्रोटीन विल बी यूबिक्विटिनेटेड, मतलब डेला प्रोटीन पर यूबिक्विटिन को ऐड किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसको ऐड कौन करता है, SCF वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो एडिशन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फोर्थ में लिखा है द डेला प्रोटीन विल नॉट बी डिग्रेड, ये बात बिल्कुल सही है कि डेला प्रोटीन का डिग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर यूबिक्विटिन नहीं लगा है। तो हमसे पूछा है गलत कौन सा है, थर्ड ऑप्शन गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये जून 2019 का क्वेश्चन है, दिया है आउट ऑफ सेवरल जिबरेलिन आइडेंटिफाइड इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोएक्टिव। GA की कई सारी फॉर्म होती हैं, कुछ एक्टिव होती हैं, कुछ नॉन एक्टिव होती हैं, मतलब कि बायोएक्टिव नहीं होती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो कि इज नॉट बायोएक्टिव नहीं है। ठीक है, कौन सा बायोएक्टिव नहीं है ये आपको बताना है। तो बायोएक्टिव जो GA हैं वो कौन कौन से हैं, 1, 3, 4, 7, मतलब ये 1, 3, 4, 7 क्या है, बायोएक्टिव GA हैं। अब आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखो 1 भी होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है, बट 5 नहीं है। तो GA5 क्या है, GA5 एक नॉन बायोएक्टिव GA है। ठीक है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट भी जून 2019 का है, दिया है Jasmonate is known to inhibit the root growth while auxin facilitate root growth. Upon infection with pathogenic bacteria that produce coronatin, we may expect the following in plant. Okay. इसमें आपको बताया है कि जो GA है वो क्या कर रहा है, अच्छा जो GA है ये इनहिबिट करता है रूट की ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है, जबकि जो ऑक्सिन है ये इनहांस करता है, जबकि जो ऑक्सिन है ये रूट की ग्रोथ को इनहांस कर रहा है। अब उस प्लांट के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया है, किसने किया है, एक बैक्टीरिया ने कर दिया है, और इस इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण वहां पर फॉर्म हुआ है क्वारंटाइन, वहां पर क्या फॉर्म हुआ है, क्वारंटाइन। तो मतलब उस सेल ने इन्फेक्ट किया तो हुआ है क्वारंटाइन, क्वारंटाइन फॉर्म हुआ है। अब उस प्लांट की क्या कंडीशन होगी, अब मैं आपको बता दूं कि जो क्वारंटाइन है वो रिलेटेड होता है GA की सिग्नलिंग से। क्वारंटाइन क्या होता है, GA की सिग्नलिंग से रिलेटेड होता है। कैसे, आपको पता है GA का रिसेप्टर क्या है, COI1 है, और ये COI1 ही क्या है, क्वारंटाइन है। यानी बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने क्या किया, COI की जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा दिया है। अब जितना ज्यादा COI फॉर्म होगा उतना ही JA का सिग्नलिंग चलेगा, और जितना JA प्रेजेंट होगा उतना ही रूट ग्रोथ को इनहिबिट किया जाएगा। मतलब उस प्लांट में जिसमें कि बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है वहां रूट की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको मैच कर लेते हैं। ए में लिखा है अप रेगुलेशन ऑफ COI1 जीन एंड इनहिबिशन ऑफ द रूट ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। इसके कारण, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण वहां पर जो COI1 है यानी क्वारंटाइन है उसका अप रेगुलेशन होगा और इनहिबिशन हो जाएगा रूट ग्रोथ का। ये देख के हम आए हैं तो ए हमारा सही है। अब अगर ए सही है तो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। बी में लिखा है अप रेगुलेशन ऑफ OX1 जीन एंड इनहिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, ऐसा नहीं है, ऑक्सिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस इन्फेक्शन का, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सी में लिखा है इनहिबिशन ऑफ OX1 जीन एंड प्रमोशन ऑफ रूट ग्रोथ, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। डी में लिखा है इनहिबिशन ऑफ COI1 जीन एंड प्रमोशन ऑफ रूट ग्रोथ, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब कि ना ही तो इनहिबिशन होगा इसका, क्योंकि बेसिकली इसने तो बनाया है इसको, और प्रमोशन भी नहीं होगा रूट ग्रोथ का, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। यानी केवल ए सही है, यानी ओनली ए, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 का है।
While screening an EMS mutagenized population of a plant, a researcher identified a mutant with reduced gibberellic acid sensitivity. Which one of the following protein is most likely to be defective in the unitant? मतलब कि लिखा है कि एक प्लांट है जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड को म्यूटेंट कर दिया गया है, मतलब जिब्रेलिक एसिड की जो सेंसिटिविटी है वो नहीं हो रही है उस प्लांट के अंदर। मतलब कि कोई भी प्लांट है, अगर आप उसे वहां जीए देते हैं तो जीए जो भी काम करता है इस प्लांट के अंदर वो नहीं हो रहा है, यानी कि रिड्यूस हो गई है जिब्रेलिक एसिड की सेंसिटिविटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली टू बी डिफेक्टिव इन दिस प्लांट, मतलब उस प्लांट के अंदर अब कौन सा प्रोटीन है जो डिफेक्टिव होगा। तो हमें देखना पड़ेगा इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो कि जीए से रिलेटेड होता है। क्या SNRK है, क्या CTRI है, क्या PIF है, क्या CON है। चलिए इसके बारे में आपको बता देती हूँ। आपने डेला के बारे में सुना है? डेला, हाँ बिल्कुल सुना है, कई बार सुन लिया है। डेला क्या है? नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द GA, ठीक है। तो ये जो डेला होता है ये इनहिबिट करता है PIF1 और PIF4 को। आपको याद है PIF1 क्या था? मैंने पढ़ाया था फाइटोक्रोम के अंदर, मैंने ये पढ़ाया है आपको कि जो PIF है वो नेगेटिव रेगुलेटर है फाइटोक्रोम का, और इसका भी नेगेटिव रेगुलेटर कौन है? डेला, ठीक है। ये नेगेटिव रेगुलेटर है किसका? फाइटोक्रोम का, और इसका भी नेगेटिव रेगुलेटर है डेला, ठीक है। तो ये किसको इनहिबिट करता है? ये लाइट इंड्यूस जीन को इनहिबिट करता है और एक्टिवेट करता है डार्क इंड्यूस जीन को। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है फाइटोक्रोम के अंदर। अब मतलब कि जो GA है, और डेला किससे रिलेटेड है? GA से। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो GA सिग्नलिंग है वो रिलेटेड है डेला से, और डेला रिलेटेड है PIF से। तो PIF फैक्टर ऐसा होगा जो कि इसके रिलेशन में रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया भी है कि जो फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर है ये अफेक्टेड होगा अगर वहां पर GA का इनसेंसिटिव हुआ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि GA अगर है, अगर किसी प्लांट में GA प्रेजेंट है तो क्या PIF प्रेजेंट होगा या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 का। यहाँ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि कॉलम 1 में दिया है आपको फाइटोहार्मोन, कॉलम 2 में दिया है लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर, और कॉलम 3 के अंदर दिया है कि कौन सा सिग्नलिंग पाथवे है। जो टेबल अभी हमने किया है मॉर्निंग में उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए जो ऑक्सिन है और जिब्रेलिन है उनका जो रिसेप्टर है वो कैसा था? उनका रिसेप्टर था ट्रांसमेम्ब्रेन। क्या सच में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, गलत है ये। जो ऑक्सिन है और जो जिब्रेलिन है उनका रिसेप्टर था सोल्यूबल। उनका रिसेप्टर कैसा था? सोल्यूबल था। जबकि साइटोकाइनिन का और ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो रिसेप्टर था वो ट्रांसमेम्ब्रेन था। तो मतलब ए का क्या हो जाएगा? B। और साथ साथ हमने देखा था कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन में कौन सा पाथवे चलता है? प्रोटीजोमल पाथवे, यानी कि ए का B है और सेकंड है, और B का A है और 1 है, ठीक है। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो A का B है और सेकंड है, A का B है और सेकंड है, और B का A है और 1 है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन and their interaction play an important role in the regulating apical dominance. The following figure represent an experiment related to the study of gene interaction that influence axillary bud outgrowth or dormancy. Q, Z और M represent the gene involved in the phytohormone pathway. तो आपको ये सब बताया है, ये डायग्राम दिया है, ये स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो फाइटोहार्मोन ऑक्सिन होता है ये फॉर्म होता है एट द टिप ऑफ स्टेम एंड देन मूव डाउनवर्ड एंड ऑल्सो फॉर्म एट एपिक्स ऑफ एक्सिलरी बड। मतलब कि ये कोई भी प्लांट है तो इसका जो टिप वाला पोर्शन है यहाँ प्रेजेंट होगा, और साथ में जो एक्सिलरी बड होती है इसकी टिप पर भी प्रेजेंट होता है ऑक्सिन। जो साइटोकाइनिन है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड, और ये जो एक्सिलरी बड है इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो ऑक्सिन क्या है? स्टेम की टिप पर होता है, नीचे की साइड मूव करता है, और एपिक्स ऑफ एक्सिलरी बड पर भी फॉर्म होता है। मतलब यहाँ भी प्रेजेंट होगा ऑक्सिन और यहाँ भी प्रेजेंट होगा, और मूव कैसे करेगा? नीचे की साइड। जबकि साइटोकाइनिन क्या है? ये प्रमोट करता है, जो एक्सिलरी बड है इसकी ग्रोथ को ही ये प्रमोट करता है। मतलब देखो अगर यहाँ ए बना है तो वो नीचे मूव करेगा, और अगर यहाँ ए बना है तो वो इस तरीके से मूव करेगा।
अभी हमने देखा ना कि यहाँ बना है तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ बना है तो यहाँ मूव करेगा। जो ऑक्सिन है वो टिप ऑफ द स्टेम पर बनता है, डाउनवर्ड मूव करता है। एक्सिलरी बर्ड के एपेक्स पर भी फॉर्म होता है और नीचे मूव करता है। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं अपने डायग्राम की। ये डायग्राम हमें दिया है क्वेश्चन में, चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले बताया है आपको एक इंटैक्ट प्लांट है। इंटैक्ट का मतलब होता है जिसका जो ऊपर वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, उसको कट नहीं किया गया है। और अभी हमने देखा है कि टिप पर कौन फॉर्म होता है, ऑक्सिन। तो यहाँ पर एक्स फॉर्म हो रहा है और जो नीचे की साइड आ रहा है, मतलब दोनों जो फैक्टर हैं ऑक्सिन से मैच हो रहे हैं। टिप पर भी फॉर्म हुआ है और नीचे की साइड भी आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक्स क्या है? एक्स क्या है? मैं बोल सकती हूँ कि एक्स ऑक्सिन हो सकता है, ऑक्सिन हो सकता है। ठीक है, ओके। और देखो जब x ऑन है, मतलब जब x बना हुआ है, तब q भी ऑन है और z भी ऑन है, लेकिन m क्या है? ऑफ है। मतलब जब x बना है प्लांट के अंदर, जब q जीन भी ऑन है और z जीन भी ऑन है, लेकिन m ऑफ है। ठीक है, ये बता दिया है। और यहाँ पर भी q ऑफ है। ओके, सेकंड में क्या कहा है? आफ्टर डीकैपिटेशन, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, उसको हटा दिया गया है। अब यहाँ अगर टिप नहीं है तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, ऑक्सिन नहीं बनेगा तो वो नीचे मूव भी नहीं करेगा। और देखो यहाँ एक्स है भी नहीं, तो इस बात से हमें पता लगता है कि एक्स क्या है? ऑक्सिन ही है, क्योंकि यहाँ टिप है तो ये बना है, टिप नहीं है तो नहीं बना है। तो एक्स क्या है? एक्स ऑक्सिन है। ओके, इसमें लिखा है कि अगर यहाँ एक्स नहीं है तो जेड जो जीन है ये ऑफ है, लेकिन एम ऑन है। अब देखो यहाँ x बना था तो z ऑन था, m ऑफ था। यहाँ x नहीं बना है, मतलब m क्या है? ऑन है, और z क्या है? ऑफ है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि z जो जीन है ये एक्टिवेट होता है x से, यानी ऑक्सिन से, और m इसको मतलब m को ये इनहिबिट करता है, क्योंकि ये यहाँ पर है तो m ऑफ है, नहीं है तो m ऑन है। ठीक है, और क्या देखने को मिला कि यहाँ y की फॉर्मेशन हुई है और y ने इधर जाना मूव कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया है। हमने पढ़ा था कि साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन एक्सिलरी बर्ड की ग्रोथ में फॉर्मेशन करता है। तो हो सकता है वाई क्या हो? वाई साइटोकाइनिन हो, क्योंकि ये एक्सिलरी बर्ड में मूव कर रहा है ताकि इसकी ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये एक्सिलरी बर्ड बन गई है तो यहाँ पर फिर से एक्स फॉर्म हुआ है, और मैंने आपको बताया है एक्सिलरी बर्ड की टिप पर भी ऑक्सिन फॉर्म होता है और इस तरीके से मूव करता है। और जैसे ही यहाँ एक्स ने मूव किया, जेड फिर से ऑन हो गया, क्यू फिर से ऑन हो गया और एम यहाँ ऑफ हो गया है। तो कुछ चीजें हमने यहाँ से निकाल ली हैं। सबसे पहले तो क्या निकाला है? एक्स ऑक्सिन है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव फिगर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड। एक्स इज एन ऑक्सिन दैट मेंटेन द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू, जेड एंड रिप्रेस द एम। बिल्कुल सही बात है। एक्स क्या है? ऑक्सिन है जो मेंटेन करता है एक्सप्रेशन ऑफ क्यू। देखो क्योंकि एक्स यहाँ है तो क्यू प्रेजेंट है, मतलब क्यू ऑन है और जेड भी ऑन है, लेकिन एम ऑफ है। तो इसका मतलब एक्स क्या है? ऑक्सिन है जो मेंटेन करता है क्यू को और जेड को, लेकिन एम को रिप्रेस कर देता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ओके, अच्छा पूछा क्या था हमसे पूछा है सही कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ तक ए हमें बिल्कुल सही लगा है। बी में लिखा है Y इज अ साइटोकाइनिन दैट प्रमोट द एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ एंड इज इंड्यूस्ड बाय द M। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ M ऑन है तो Y है, यहाँ M ऑफ है तो यहाँ Y कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ M अगर ऑन है तो यहाँ Y प्रेजेंट है, यहाँ M ऑफ है तो यहाँ Y प्रेजेंट नहीं है। तो हो सकता है Y क्या है? साइटोकाइनिन है। क्यों? क्योंकि ये जा रहा है एक्सिलरी बर्ड में इसकी ग्रोथ करने के लिए, और देखो इसकी ग्रोथ हुई भी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि Y साइटोकाइनिन हो सकता है जो कि प्रमोट करता है एक्सिलरी बर्ड को, और इसे किसने इंड्यूस किया है? एम ने। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी में लिखा है डीकैपिटेशन एक्टिवेट एक्स। बिल्कुल गलत बात है। जब हमने देखा डीकैपिसिटेशन हुआ है तो वहां पर जो एक्स है वो नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि एक्टिवेट करता है एक्स को, तो ये गलत हो जाएगा। डी में लिखा है एक्स इज अ साइटोकाइनिन, नहीं हमने देखा है एक्स क्या है? ऑक्सिन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी ए सही है, बी सही है, और ए सही है, बी सही है, यानी कि हमारा ए और बी, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ से आए हैं वो सब हमने कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस आप कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।